हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक 1 मार्क्स वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक हम सॉल्व करेंगे, जो कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट को करते हैं। तो इसमें निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 22/7। तो 22/7 ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। √4 का मान होता है 2 और पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें 4 पॉइंट है ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें अपरिमेय संख्या बताना है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सेम यहाँ पर प्रश्न नंबर बी है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का बराबर 0 का विविक्तकर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 16, 24, -8 और 3, तो इसका हमें विविक्तकर निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमें विविक्तकर निकालना है। तो द्विघात समीकरण यहाँ पर 2x² - 4x + 3 है। तो यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसको हम तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो x² का गुणांक a है, तो x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो a का मान यहाँ पर 2 है। ऐसे ही b का मान है यहाँ पर -4 है, जो कि x का गुणांक है, और c का मान है 3, जो कि अचर पद है। अब विविक्तकर निकालना है, तो विविक्तकर तो d से डिनोट करते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो हमें विविक्तकर निकालना है, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। b यहाँ पर -4 का स्क्वायर -4 गुणा a यहाँ पर है 2 गुणा c यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चक्कू 16, यहाँ पर हो जाएगा 4 चक्कू 16 -4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8। तो विविक्तकर d बराबर -8 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर सी, cot 60 का मान है। तो cot 60 का मान होता है 1/√3, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। अब यहाँ पर बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा, तो इसमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो बहुपद यहाँ पर दिया है, ये है प्रश्न नंबर डी। बहुपद यहाँ पर दिया है x² - 3, ये हमारा बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मदद से हम निकालेंगे। तो ये हमारा द्विघात तो ये हमारा बहुपद है, जिसमें तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना करके a b c का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a का मान यहाँ पर 1 है, और x का गुणांक यहाँ पर x का पद नहीं है, तो b यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अचर पद यहाँ पर c है, तो c यहाँ पर -3 है। अब a b c का मान निकल गया है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बेटा c/a होता है, तो c -3 है और a यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। शून्यकों का गुणनफल -3 है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बिंदु 2, -4 की x अक्ष से दूरी है, तो इसको हम समझते हैं, इसको हमें इस तरीके से काटा है। ये है प्रश्न नंबर ई। प्रश्न नंबर ई में बोला जा रहा है कि -2, -4 ये एक बिंदु है। 2, -4 x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कार्तीय तल बनाना है। तो ये x अक्ष है x डैश, y और ये y डैश है।
तो इसमें बिंदु, ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। तो 2 माइनस का 4 है, तो 2 यहाँ पर एक्स प्लस में हो जाएगा और 4 यहाँ पर माइनस में होगा, मतलब वाई यहाँ पर माइनस में होगा। तो इस निर्देशांक में आ जाएगा, जो चतुर्थांश में ये बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से सेम यहाँ पर भी है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इस तरीके से है। तो एक्स अक्ष में 2 है और वाई अक्ष में माइनस का 4 है, मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा ये जो बिंदु 2 माइनस का 4 ये यहाँ पर आएगा। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष ये है, तो यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। तो वाई अक्ष से दूरी यहाँ पर ये 1 2, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी बताना है। ये वाई अक्ष से इस बिंदु का दूरी यहाँ पर 1 2 है, सेम यहाँ पर एक्स अक्ष का बताना है हमें। तो एक्स अक्ष का हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 मतलब एक्स अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वो 4 इकाई है। अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो ये वाई अक्ष है, तो इस अक्ष से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है 1 2, मतलब 1 2, ये 1 है ये 2 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर 1 और 2, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी 2 इकाई है और एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी यहाँ पर 4 इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु 2 माइनस का 4 की एक्स अक्ष से दूरी माइनस का 4 है। यहाँ पर ये जो वाई निर्देशांक है ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है माइनस का 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर एफ, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का 7वां पद होगा। तो ये हमारा एपी दिया है, एपी यहाँ पर है, एफ प्रश्न नंबर एफ है, एपी यहाँ पर है 4, 10, 16, 22, ये एपी है। एपी का हमें 7वां पद निकालना है, मतलब A7 हमें निकालना है। तो इसका एन वाला जो फार्मूला होता है A + n-1 × d होता है। तो n यहाँ पर 7 है, 7 - 1 तो यहाँ पर 6d हो जाएगा। तो 7वां पद निकालने के लिए a + 6d है, जिसमें a यहाँ पर 4 है और d निकालना है। तो d यहाँ पर दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। सेम यहाँ पर तीसरे वाले पद से दूसरे वाले पद को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो d यहाँ पर 6 है, तो 7वां पद निकालना है। तो a यहाँ पर 4 है प्लस 6 और यहाँ पर d है 6, 4 + 6 = 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो A7 जो 7वां पद है यहाँ पर 40 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पर है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो कोई भी निश्चित घटना हो तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर H नंबर में एक प्रश्न दिया है, जिसमें दिए गए चित्र में DE समांतर है BC तथा AD बटा DB बराबर है 2/3। यदि EC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AE का मान होगा। तो यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न में दिया है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, ये प्रश्न में दिया है। DE समांतर BC ये प्रश्न में दिया है और इसमें दिया है कि AD बटा DB बराबर 2/3 है। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर ये प्रश्न में दिया है। और EC 6 सेंटीमीटर दिया है। तो AE हमें निकालना है। तो माना कि AE यहाँ पर x है, तो x का मान निकालना है। यहाँ पर मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं में D और E बिंदु पर एक रेखा इस तरीके से खींचा जाता है जो कि तीसरी भुजा के समांतर हो, तो यहाँ पर अगर DE समांतर BC है, अगर समांतर है तो
भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, ये प्रमेय 6.1 से। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। जब ये समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर AD है यहाँ पर 2 बट्टा AD बट्टा BD यहाँ पर है 2/3 बराबर AE हमें निकालना है, और EC है 6। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 6 गुणे में हो जाएगा, और बट्टा 3 है, और यहाँ पर AE का मान निकल जाएगा। तो 2 3 दूनी 6 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 है, तो AE बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AE बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है AE का मान होगा। तो AE का मान यहाँ पर 4 है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h जिसको हमने माना है, h ऊंचाई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, और बेलन का व्यास, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, मतलब 10/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है πr²h, और यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 रखना है। तो 22/7 गुणा r है यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा h है यहाँ पर 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 गुणा 5 × 25, 22 को 25 से गुणा करना है, तो आ जाएगा यहाँ पर 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ पर 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि tan A बराबर 3/5 तो cos A का मान ज्ञात करो। तो इसमें cos A का मान हमें निकालना है। तो प्रश्न में हल में लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 3/5, तो cos A का मान हमें निकालना है। तो एक फार्मूला है 1 + tan² A बराबर sec² A। तो इस फार्मूले का हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर tan दिया है और हमें cos निकालना है। तो cos का उल्टा मतलब 1/cos बराबर sec थीटा होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर cos का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें tan A का मान 3/5 दिया है, तो इसमें हम रखेंगे तो 1 + ये हमारा फार्मूला है, तो 1 + tan² A है। तो tan A का मान है 3/5 है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो tan A का मान 3/5 है, इसका होल स्क्वायर बराबर sec² A है। अब 1 + 3 × 9/5 × 25। अब ये स्क्वायर रूट में बराबर किधर आएगा, तो रूट में हो जाएगा, और ये sec A हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में क्या लेंगे, 25 लेंगे। 25 इस 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 25 + 9 का होल स्क्वायर बराबर sec A। अब इसको हमें जोड़ना है, तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। 34/25 का रूट आ जाएगा, और यहाँ पर sec A। अब यहाँ पर 25 का रूट हो जाता है 5, और रूट 34 का होता है रूट 34। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ पर रूट 34 आ जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 25 का रूट बराबर sec A। यहाँ पर हमने रूट को अलग अलग ले लिया है। अब यहाँ पर 34 रूट, और यहाँ पर 25 का रूट होता है 5। 5 × 25, तो उसका वर्गमूल होता है 5, और यहाँ पर sec A। तो sec A का मान यहाँ पर रूट का 34/5 है। अब हमें cos A का निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A का मान निकालेंगे तो 1/sec थीटा, मतलब sec A का मान कितना है, रूट का 34/5। अब ये 5 बराबर के, ये वाला जो 5 है ये ऊपर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A बराबर 5 × 5 हो जाएगा, बट्टा
रूट का 34। तो यहाँ पर cos A का मान है 5 बटा रूट का 34, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समांतर श्रेणी 7। प्रश्न नंबर 4 है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें पदों की संख्या मतलब हमें n का मान निकालना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में समांतर श्रेणी मतलब AP दिया है 7, 13, 19 और यहाँ पर डैश है और अंतिम पद 205 है। अंतिम मतलब an दिया है। तो प्रश्न समांतर श्रेणी से हमें a बराबर 7 मिलता है और d बराबर दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। तो 13 में से d यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 7। तो 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और an यहाँ पर 205 है। अब an का जो फार्मूला होता है an बराबर, क्योंकि हमें n निकालना है, n हमें निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पर 205 दिया है बराबर a यहाँ पर है 7 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है और d का मान यहाँ पर है 6। अब यहाँ पर 7 प्लस इसको अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6 गुणा n मतलब 6n माइनस का 6 और यहाँ पर है 205। 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा प्लस का 6n बराबर 205 है। ये 1 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 6n। इसको माइनस करेंगे तो 204 बराबर 6n, n का मान निकालना है तो ये 6 इसके साथ गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर n का मान है 204 बटा 6। इसको जब हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देने के बाद यहाँ पर 6 तिया 18, 2 बचा और 6 चक्कू 24, तो यहाँ पर n का मान आ रहा है 34। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न में कि पदों की संख्या निकालो। तो यहाँ पर पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या बराबर 34, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 से करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 5 छंग 30 और यहाँ पर आ जाएगा 5 बचे 25। फिर से हमें 5 से करना है तो 5 एकम 5, फिर आ जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 बचे 25, 5 तिया 15। फिर यहाँ पर हमें इसको करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर करेंगे इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 आया है तो 17 से इसको भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जितनी भी सारी संख्याएं आई हैं उसको हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0, व रूट का 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो योगफल यहाँ पर 0 है और गुणनफल है रूट का 5 है। हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये है हमारा फार्मूला द्विघात बहुपद निकालने का। तो इस फार्मूले के मदद से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है जो k है, यहाँ पर अचर पद है, k अचर पद है। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल यहाँ पर है 0 गुणा x है प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ पर रूट का 5। अब यहाँ पर आ जाएगा k x², ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो प्लस का रूट का 5 है
अब यहाँ पर के प्लेस में हम 1 रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज़ को रख सकते हैं क्योंकि ये अचर पद है। अगर हमें नहीं रखना है तो यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का रूट का 5। तो हमारा द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस रूट का 5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए है। तो इसका जो एक फार्मूला है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो ये एक फार्मूला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। प्रश्न में इस तरीके से भी दिया हुआ रहता है कि हमें माध्य निकालना है, बहुलक और माध्यक दिया रहता है, संख्यात्मक मान यहाँ पर दिया रहता है। यहाँ पर मतलब माध्यक और बहुलक के माध्यम से इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो इन सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो उसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको यह जानना जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब PYQs के सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो चुका है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने चैप्टर वाइज हर एक टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि 1 मार्क्स वाले हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखना ना भूलें। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इसका मान हमें निकालना है। तो एक फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर sec के जगह पे इस मान को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर के जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। इसको खोलेंगे, यहाँ पर 9 से अंदर गुणा कर देंगे, 9 को 1 से करेंगे 9 एकम 9 प्लस 9 को 10 से करेंगे तो 9 tan स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a प्लस का 9 tan स्क्वायर a माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर है 9। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं a, b तथा माइनस का a, माइनस का b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में 2 बिंदु दिया है, माना ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। तो इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो ये a b बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है x1 y1 x2 y2। तो इसमें दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालेंगे, a b के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो रूट के अंदर यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर माइनस का a माइनस x1 है a का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का b और यहाँ पर माइनस y1 है b का होल स्क्वायर। इसमें आ जाएगा माइनस है तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का b का होल स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4 a का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। सेम यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b का स्क्वायर। दोनों में यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा रूट। अब रूट 4 का मान होता है 2 और यहाँ पर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a b के बीच की दूरी यहाँ पर 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, HCF 336,
54 बराबर 6 दिया है और इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें मेन एक फार्मूला है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस क्वेश्चन जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को रट लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या यहाँ पर 336 गुणा 54 है। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ, यहाँ पर दो संख्या का 6 दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 336 गुणा 54 और ये 6 गुणे में है तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो 6 नम 54 आ जाएगा, तो 336 गुणा 9 बराबर एलसीएम। इनको गुणा करना है। तो इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3024। तो इसका एलसीएम 3024 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें शून्यक भी निकालने हैं और इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये है मतलब 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अगर शून्यक निकालेंगे तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा और उसके जांच अगर करेंगे तो जांच में और 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर द्विघात प्रश्न नंबर 11 है। तो बहुपद दिया है, बहुपद है 4u² प्लस का 8u है। ये बहुपद दिया है, इसमें हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए 4u² प्लस का 8u बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम u कॉमन लेंगे, तो 4 और u कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा u, यहाँ पर 2 u है तो एक u बाहर निकल गया, एक u बचा है और यहाँ पर 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर u बचा है। प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 और u बाहर निकल गया है, तो ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर 4u को अगर हम 0 के बराबर लिखेंगे, जब 4u 0 के इक्वल है तो u बराबर 0 है, तो एक शून्य यहाँ पर 0 है। फिर दूसरा यहाँ पर जब u प्लस 2 बराबर 0 है तो u बराबर 2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर है शून्यक निकल गया है हमारा, 0 माइनस का 2 है। अब यहाँ पर जांच भी करना है। तो जांच में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, माना कि ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये फार्मूला है, इसको हमें याद करना है, माइनस का b/a। तो यहाँ पे सबसे पहले हम द्विघात जो बहुपद दिया है, यहाँ से a, b और c का मान सबसे पहले निकालना होता है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले a, b, c का मान निकालना होगा। तो इससे तुलना करेंगे, यहाँ पर x² मतलब u², तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 4, तुलना करेंगे दोनों का, ये x² का गुणांक a है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा a, और b है x का गुणांक, तो यहाँ पर u का गुणांक 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और c यहाँ पर है 0, c का कोई भी पद नहीं है, अचर पद, तो यहाँ पर c 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 प्लस माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का b यहाँ पर है माइनस का 8 बट्टा a है यहाँ पर 4, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया है माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2। तो दोनों तरफ शून्यकों का योगफल में दोनों तरफ इसका आंसर सही है। मतलब जांच में ये होता है कि दोनों साइड की जो हम सॉल्व करेंगे, इसको रखने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये इक्वल है। तो और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल का करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस का 2 है, इसको गुणा करेंगे, और c है यहाँ पर 0 बटा a है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 4 से, तो 0 को करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला है ये हमारा सही है। तो इस तरीके से हमें पहले शून्यक निकालना है, फिर इन दोनों फार्मूले की मदद से, ये फार्मूले हैं,
इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। तो इस फॉर्मूले, इन दोनों छोटे छोटे फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 12 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर दो संख्या का योग 27 है, ये प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना पहली संख्या यहाँ पर x है, तो दो संख्या का योग, तो दो संख्या यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर x माना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दो संख्या का योग यहाँ पर क्या है 27 है, इस तरीके से है। तो पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या यहाँ पर इसको निकालना है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 और ये x बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का x। तो पहली संख्या यहाँ पर x है और दूसरी संख्या यहाँ पर 27 माइनस x है। अब इसमें बोला जा रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल यहाँ पर दिया है, गुणनफल यहाँ पर है 182। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर 27 माइनस का x, दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो x को 27 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 27x माइनस x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर x बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, x स्क्वायर के सामने माइनस है, इसीलिए यहाँ पर x स्क्वायर को इक्वल के इधर लाएंगे और इसको भी इक्वल के इधर लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 27x और यहाँ पर प्लस का 182 है और यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वल के इधर सारे डिजिट्स को अगर हम उधर लाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब ये है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अचर पद 182 है, 182 को x स्क्वायर के गुणा के साथ गुणा करना होता है। x स्क्वायर का गुणा यहाँ पर 1 है, 1 को 182 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसी दो संख्या होनी चाहिए, इसको हम गुणनखंड करेंगे कि ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसको हम प्लस करेंगे। अचर पद के सामने जो साइन होता है उसी को हमें करना है, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पर 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 9 18, 2 एकम 2, अब 13 7 91 और यहाँ पर 7 एकम 7। तो यहाँ पर 13 है और 7 दूनी 14 है, 14 गुणा 13 इस तरीके से है। तो 14 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। 2 2 का यहाँ पर जोड़ा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 14, x कॉमन ले लेंगे। सेम यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 13 माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस में हो जाएगा x, और ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें हमारा सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस माइनस 14 और यहाँ पर x माइनस का 13, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ से हमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पर x माइनस 14 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर जब x माइनस का 14 बराबर 0, तो x बराबर किधर आएगा, तो 14 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 14 है। सेम यहाँ पर जब x माइनस का 13 बराबर 0 है तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो संख्या बराबर 14, 13 है, जिसका योग यहाँ पर 27 है और गुणनफल 182 है। तो यहाँ पर दो संख्या यहाँ पर 13 और 14 है, जिसको अभी हमने निकाला है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 के अथवा में है, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3 बराबर 0 के 2 बराबर मूल प्राप्त हो। तो इसमें 2 बराबर मूल प्राप्त हो और यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है, तो इसको सॉल्व करते हुए इसमें हमें k का मान निकालना है। प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया है
और बोला जा रहा है कि दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो या समान मूल हो, बात एक ही होता है। जब मूल समान हो तो विविक्तिकर डी का मान यहाँ पर 0 होता है। तो विविक्तिकर डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा जब दो बराबर या समान मूल हो। समान और बराबर यहाँ पर बात एक ही होता है। तो द्विघात समीकरण दिया है, इसमें से हमें ए बी और सी का मान निकालना होगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें से दोनों को तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 2। बी है यहाँ पर एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है यहाँ पर के। और सी यहाँ पर है अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद 3 है। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो बी यहाँ पर के का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए है यहाँ पर 2 गुणा सी है यहाँ पर 3 बराबर 0 आ जाएगा। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 16, 8 दिया 24 बराबर 0। अब यहाँ पर है के स्क्वायर बराबर 24 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। अब के बराबर रूट का 24 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। अब 24 को हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट का 24 है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से। और 3 और 2 का नहीं बन रहा, तो 3 दूनी यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो रूट 24 को यहाँ पर 2 रूट 6 है, 6 लिख सकते हैं। तो के का मान 2 रूट 6 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें हमें के का मान निकालना था, तो के का मान यहाँ पर 2 रूट 6 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाएं निकाली जाती हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, ऑप्शन नंबर ए है लाल हो, ऑप्शन नंबर दूसरा है लाल नहीं हो। तो इसमें दो प्रायिकता हमें निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे, दिया है तो प्रश्न में लाल गेंद यहाँ पर 3 है, तो लाल गेंद यहाँ पर 3 है और काली गेंद है 5, तो कुल गेंद यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसमें हमें ऑप्शन नंबर 1 में लाल रंग, ये तो थैले में 8 गेंद है जिसमें लाल गेंद और काली गेंद रखी हुई है। इसमें से यादृच्छाएं मतलब बिना देखे एक गेंद निकालना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद ऑप्शन नंबर 1 में लाल हो। तो यहाँ पर प्रायिकता हमें निकालना है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब लाल गेंद हम निकाल रहे, तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पर 3 है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 हो जाएगा। और कुल परिणाम गेंदों की संख्या कुल कितनी है, 8 है, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 3/8 है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है लाल नहीं हो, तो लाल नहीं निकालना है हमें गेंद की, गेंद जो निकला हुआ गेंद है वो लाल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब काली गेंद होनी चाहिए, लाल नहीं का मतलब काली गेंद होनी चाहिए। तो काली गेंद की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। अनुकूल परिणाम यहाँ पर 5 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों का प्रायिकता निकाल दिया है सिर्फ एक फार्मूले से। तो इस फार्मूले को हमें याद करना है और इसको हमें किस तरीके से करना है, इसको हमें समझना है। इसको समझ के हमें इस फार्मूले की मदद से इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित सारणी में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें टर्म यहाँ पर पद दिया है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया है fi और संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर x और y का मान हमें निकालना है, इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा है फ्रीक्वेंसी fi है और ये संचयी बारंबारता cf है। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि संचयी बारंबारता किस तरीके से निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले f जो होता है f1 उसको सेम ऐसे ही लिखना होता है जैसे कि इस दोबारा से यहाँ पर CF का जो कॉलम है इसको हम बनाते हैं। तो ये f1 है, तो f1 यहाँ पर सेम ऐसे ही आ जाता है। फिर जो f2 CF में यहाँ पर दूसरा वाला लिखना होता है। तो ये कैसे लिखा जाता है, इस 6 में x को जो f2 है इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 6 को x को 6 के साथ जोड़ेंगे कि यहाँ पर 26 आएगा। यहाँ पर ये समझने की बात है कि
तो इसमें CF निकालने का तरीका हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर यहाँ पर X और Y का मान निकाल सकते हैं। CF में पहला वाला जो कॉलम है, पहला वाला जो नंबर है F1 सेम ऐसे लिखा जाता है। ये दूसरा वाला नंबर लिखते हैं F2 को इसके साथ जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो x + 6 = 26, इस तरीके से होता है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो 26 और ये 6 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 20 आ जाएगा। x का मान हमें पता चल गया है। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालते हैं, इस वाले को इसके साथ जोड़ा जाता है, इस वाले को इसके साथ जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर F4 को यहाँ पर तीसरे नंबर से जोड़ा जाता है, तो ये चौथा वाला नंबर आता है। तो 28 + 50 = y। तो यहाँ पर y का मान निकल जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 और 2 7, 78 यहाँ पर y का मान है। तो यहाँ पर x और y का मान हमें निकालना था। तो इस तरीके से x यहाँ पर 20 है और y यहाँ पर 78 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, सिद्ध करो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इसमें ये जो प्रश्न नंबर 15 है, ये अध्याय 6 का प्रमेय 6.2 है। तो इसको हमने सिद्ध करने का जो वीडियो प्रमेय 6.2 को हमने पहले के वीडियो में डिटेल से सिद्ध कराया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके उस प्रमेय को सिद्ध करना सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिए गए आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD तो सिद्ध करो। यहाँ पर दिया है AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। इसको हमें सिद्ध करना है। ये चित्र यहाँ पर दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हल में सबसे पहले दिया है, लिखेंगे, दिया है LM समांतर CB और LN समांतर CD। ये दो समांतर दिया है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो प्रश्न में यह चित्र दिया है। चित्र में इसमें बोला जा रहा है कि LM समांतर CB है, LM समांतर है CB के और LN समांतर है DC के। तो इस चित्र के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर वाला चित्र है LM समांतर CB, इसको सबसे पहले लेंगे। LM समांतर CB को लेते हुए, LM समांतर CB है तो इससे रिलेटेड जो त्रिभुज बन रहा है ABC, तो ABC में LM समांतर CB है, तो इसके मदद से प्रमेय 6.1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चित्र को हम सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा त्रिभुज है ABC, जिसमें एक लाइन है, ये है M और ये है L। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB के। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 में जब किसी एक भुजा के समांतर और एक लाइन हो, मतलब रेखा हो, तो ये जो दो बिंदु हैं ये त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1, तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 आपको पूरा लिखना है। तो प्रमेय 6.1 से जब दो भुजाओं में एक जो एक रेखा है L और M, दो भुजा को L और M बिंदु पर मतलब कट कर रहा है, और ये जो LM रेखा है ये तीसरे भुजा के समांतर है, BC के समांतर LM है। तो ये जो लाइन है ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AL बट्टा LC AM बट्टा MB। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार AM बट्टा MB बराबर हो जाएगा AL बट्टा LC।
तो यहाँ पर हमने जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के जो ये चित्र है, चित्र के ऊपर वाला जो त्रिभुज है, इसके मदद से यहाँ पर हमने एक अनुपात निकाल लिया है। ऐसे ही हम नीचे वाला जो त्रिभुज दिया है, नीचे वाला जो त्रिभुज है ADC में NL समांतर है DC के। तो जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का जो अनुपात है आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो चित्र को हम सबसे पहले बना लेते हैं। जो त्रिभुज है इस तरीके से है ADC और यहाँ पर है L और ये N है। तो दोबारा से यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर दिया है ADC, त्रिभुज में समांतर है NL, समांतर है DC के। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो AL/LC बराबर है AN/ND। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 के मदद से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AL/LC AM/MB के बराबर है और AL/LC AN/ND के बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर AL/LC के बराबर ये है और AL/LC के बराबर ये है। तो जब AL/LC ये आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर AM/MB बराबर हो जाएगा AN/ND। जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर AM/MB बराबर AN/ND आया है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AM/AB, यहाँ पर AM/AB करना है। AM/AB मतलब यहाँ पर पहले आधा आया है फिर पूरा आया है। सेम यहाँ पर AN/ND है, AN/AD पहले आधा फिर पूरा आया है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें, जब यहाँ पर ये दोनों भुजाओं हमने ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर जो हमने सिद्ध किया है, ये जो हमने सिद्ध किया है AM/MB और AN/ND, तो इसमें AM और AN हमें मिल गया है, AM और AN। लेकिन यहाँ पर MB और ND हमें नहीं चाहिए, नीचे AB और AD चाहिए। तो यहाँ पर MB और ND यहाँ पर है, तो इसके जगह पर यहाँ पर AB और AD चाहिए। तो यहाँ पर जब आधा भुजा फिर पूरा फिर आधा फिर पूरा, इस तरीके से अगर आए तो सबसे पहले यहाँ पर इस कंडीशन के बाद, इसके बाद यहाँ पर AM और AN हमने यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि इसमें है AM और AN, दोनों के अंश में AM और AN है। और यहाँ पर AM और AN को हमें बचाना है, मतलब रखना है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। इसको रखने के लिए इसको हमें हर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे हम दोनों और, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों और व्युत्क्रम करेंगे। तो MB ऊपर आ जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। MB/AM बराबर ND/AN, ND ऊपर आ जाएगा और AN नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और हमें एक जोड़ना है। तो MB/AM प्लस 1 बराबर हो जाएगा ND/AN प्लस 1। अब यहाँ पर हमें LCM AM लेना है और यहाँ पर MB प्लस AM 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो AM आ जाएगा। सेम यहाँ पर AN LCM ले लेंगे तो ND यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा और AN इसके साथ गुणा हो जाएगा तो AN आ जाएगा। अब हम चित्र में देखेंगे, कि MB प्लस AM, MB और AM ये पूरे के इक्वल है, AB के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा AB, MB प्लस AM की जगह पे AB आ जाएगा, बट्टे में AM है। सेम यहाँ पर ND प्लस AN, ND प्लस AN, ND प्लस AN, तो ये पूरा है AD के बराबर है। तो यहाँ पर AD/AN के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमें देखना है कि AM बटा AB, जबकि AM हर में है तो दोबारा से हमें फिर से व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों और व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो AM ऊपर आ जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, तो AM बट्टा AB बराबर हो जाएगा AN बट्टा AD। तो यहाँ पर जिसको हमें सिद्ध करना था इस तरीके से प्राप्त हो गया है। तो इसको हमें सबसे पहले इसी तरीके से प्रमेय 6.1 से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का 8वां में है। चित्र दिया है इसमें, यदि त्रिभुज DODC समरूप है त्रिभुज OBA, ODC त्रिभुज OBA के समरूप है और इसमें BOC 125 डिग्री है और कोण यहाँ पर CDO 70 डिग्री है। तो हमें निकालना है DOC मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है और DCO मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि दो त्रिभुज यहाँ पर, ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज यहाँ पर समरूप है और कोण यहाँ पर ये 70 डिग्री है और ये वाला जो कोण है BOC ये 125 डिग्री ये प्रश्न में दिया है। हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें निकालना है। कोण यहाँ पर DOC और यहाँ पर DCO ये दोनों कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला कोण निकालने के लिए ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है और यहाँ पर कोण DOC प्लस COB ये रैखिक युग्म में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये दोनों रैखिक युग्म है, इसलिए यहाँ पर दो कोण का योग इस तरीके से कोण बनना चाहिए। ये एक कोण है, सेम यहाँ पर दूसरा कोण है, तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पर DOC हमें निकालना है, DOC हमें निकालना है और COB यहाँ पर 125 डिग्री है बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर DOC बराबर हो जाएगा 180 और ये 125 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। तो DOC बराबर 55 डिग्री है। DOC मतलब DOC ये वाला कोण हमें निकल गया है जो कि 55 डिग्री है और यहाँ पर O कोण हमें निकालना है, C कोण हमें निकालना है। तो ये C कोण निकालने के लिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है DOC, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें C कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DCO ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O 180 के बराबर है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिभुज हैं DCO त्रिभुज है यहाँ पर। तो कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180। तो कोण O यहाँ पर है 55 डिग्री जो अभी निकाला है DOC प्लस कोण C हमें निकालना है, मतलब कोण OCD हमें निकालना है प्लस कोण CDO यहाँ पर 70 डिग्री है बराबर 180 डिग्री है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 5 यहाँ पर 12 125 डिग्री आ जाएगा प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो कोण OCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ये इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। तो कोण OCD बराबर 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दो कोण निकालने थे, DOC बराबर 55 डिग्री और OCD बराबर 55 डिग्री। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 4 नंबर वाले और 5 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs के वीडियो अपलोड हो चुका है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।